हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से दिव्यास के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो है कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, आज जो है स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद। बहुपद इसका मतलब पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए कि बहुपद है क्या। पहले नंबर तो ये जान लें कि बहुपद है क्या। एक पॉली से बहुपद बना है, पॉली में से बहुत होता है। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल्स है उसकी सही डिफिनेशन होती है कि उसमें कम से कम मिनिमम एक जो है क्या हो, वेरिएबल, मतलब एक चर पर हो। पहली कंडीशन तो ये है कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए मतलब कोई भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, जैसे कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है, उसमें सबसे पहले ये जरूरी है कि उसमें एक चरपद हो। ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन होती है पॉलिनोमियल्स के लिए वो जो है, जो चरपद हो उसकी जो घात हो, यानी कि उसकी पावर जो हो वो नॉन निगेटिव, मतलब नॉन निगेटिव को बोलते हैं क्या, ऋणोत्तर। ठीक है, ऋणोत्तर मतलब वही जो ऋण है ना, ऋण से ज़्यादा बड़ी। ठीक है, क्या हो, उसकी घात जो है क्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब समझ लेना कि नॉन निगेटिव इंटीजर। पूर्णांक जानते हो, पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, वैसे इसके बारे में पहले हमने बता दिया था। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो है वो जो वेरिएबल है मिनिमम एक जो है कम से कम चरपद हो, तो जो वेरिएबल है उसका जो कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक, ठीक है, जो चरपद है उसका गुणांक क्या हो, उसका गुणांक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब उसका गुणांक जो है क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर जानते हैं, रियल नंबर मतलब दुनिया में जितनी संख्या है वो सारी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल्स की कंडीशन। पॉलिनोमियल्स अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ मिनिमम वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल्स पावर will be non-negative integer and coefficient of variable will be real number। ठीक है, तो ये है बहुपद की पहचान। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे लिखा है x² + 3x + 4, तो ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल्स। कैसे भाई, इसमें वेरिएबल है, x है। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं, चरपद क्या होते हैं, चरपद वे होते हैं जिनका मान वेरी करता है। वेरिएबल से मतलब निकल रहा है क्या, वेरी करता है, वो बढ़ता है, मान फिक्स नहीं होता। जैसे x का मान कुछ रख दे तो इसका मान कुछ आएगा भाई, अगर 1 रख दे तो कुछ आएगा, 2 रख दे तो कुछ आएगा, 3 ऐसे करके मान परिवर्तित हो जाएंगे। तो वही होते हैं वेरिएबल। और एक होता है अचरपद। क्या होता है, अचरपद। अचर मतलब नॉन वेरिएबल। ठीक है, या कहते हैं उसे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे फिक्स मान, जैसे जो 4, 5, 6 ये सब क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स। अभी कह दिया जाए क्या, 3√2 3√x ये दिया गया प्लस 5x², कोई पूछ ले ये पॉलिनोमियल्स है, पहले तुरंत कमेंट में जवाब देना कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे सोल्यूशन देखना। देखो, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों, ये बात जानना जरूरी है। देखो, जैसे ये इसमें वेरिएबल तो है, हाँ ठीक है, वेरिएबल तो है, और उसके बाद देखते हैं क्या वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब देखो उसकी पावर, इसमें तो पावर 2 है, इसमें पावर क्या है, रूट का मतलब होता है x⁻1/2। तो ये 1/2 तो इंटीजर नहीं, इंटीजर वो होता है जैसे
1 2 3 ऐसे करके ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इंटीजर। अच्छा ऋणात्तर क्यों कहा, यहाँ हमने ऋणात्तर की जगह पर पॉजिटिव इंटीजर क्यों नहीं कह दिया, बताओ। पॉजिटिव इंटीजर इसलिए नहीं कहा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ऋणात्तर से मतलब ये होता है कि जो नॉन नेगेटिव मतलब होता है जीरो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जीरो इंक्लूड है क्योंकि जैसे जिसकी पावर जीरो है, जैसे मान लो लिखा है 5x की पावर जीरो, तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स है और वो भी उसकी पावर कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई हाँ कि पॉलिनोमियल्स है क्या। इसके बाद देखते हैं जो है पॉलिनोमियल्स के टाइप विद द बेसिस ऑफ डिग्री, या फिर कह दें पावर के हिसाब से जानेंगे कि कितने प्रकार से पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। जैसे 10 नंबर ये जान लो कि डिग्री क्या चीज़ है, ठीक है। घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, ये क्या होती है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है अगर वो पॉलिनोमियल्स है तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात जो होती है वो क्या होती है, वो उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अभी इसमें पूछ लिया जाए कि बताइए इसकी घात क्या है, तो इसकी घात जो है डिग्री जो है वो कितनी है, दो। बात समझ में भाई, बहुपद की अधिकतम घात इसकी कितनी, दो है, तो दो ही इसकी इस बहुपद की घात हो जाएगी, ठीक है। जो चर पद है बहुपद में उसकी अधिकतम घात को क्या कहेंगे, हम बहुपद की घात कहेंगे। अब देखो अगर हम डिग्री के बेसिस से अगर डिवाइड करें इसको, तो पॉलिनोमियल्स कई टाइप के होते हैं, उसमें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है, देखो पहला जो है वो क्या है, वो है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, अगर हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिख दें, मतलब उसकी अगर उस बहुपद की घात क्या है, एक है, बहुपद की घात कितनी है, अगर घात एक है तब समझ लो कि वो क्या है, वो है लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे लिखा 3x + 5, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी पावर कितनी है बताओ, इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ये क्या है, ये रैखिक बहुपद, ठीक। मान लो इसमें क्या है, इसका जो हम व्यापक रूप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं ax + b, और इसमें कंडीशन ये होगी कि a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b कैन बी रियल नंबर। ये बात समझो कि a 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा, फिर बचेगा b, और वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट हो जाएगा तो उसके लिए वो फिर 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, यहाँ पर a को 0 नहीं होना है और a b को क्या होना है, रियल नंबर जो दुनिया में संख्या है, ठीक है। और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा क्या होगा, और दूसरा क्या होता है हमारा, देखो दूसरा जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का अगर हम फॉर्मेशन ये देखें तो होता है ax² + bx + c, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें भी कंडीशन क्या होगी कि a इसका 0 नहीं होगा, वही कंडीशन होगी, अगर 0 हो गया तो ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और इसका जो a b c है वो क्या होगा, वो जो ये घात है इसकी क्या कहते हैं, इसकी घात अगर 2 हो तो वो होगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स,
ठीक है। तीसरा नंबर क्या, अच्छा इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। और तीसरा होता है हमारा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात, और अगला वाला त्रिघात। त्रिघात मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें जो है देखा जाए तो इसका जो इक्वेशन होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। इसमें भी वही कंडीशन होगी क्या कि a इसका 0 नहीं होगा और a b c d वो क्या होंगे, वो होंगे रियल नंबर, ठीक है। और लास्ट जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। इसमें इसका देखा जाए तो इक्वेशन जो होगा ax की पावर 4 और bx 3 cx स्क्वायर dx प्लस e, ठीक है। इसमें घात क्या होगी, इसमें घात 3 होगी और इसमें घात डिग्री से, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन क्या कि a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d e क्या होंगे, आर रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन हुआ वो किसके बेसिस पर हुआ, डिग्री के बेसिस पर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस के क्या होता है कि कितने टाइप होते हैं इसके पॉलिनोमियल्स के। देखो जो है अगर हम पद के हिसाब से देखेंगे, क्या पद, नंबर ऑफ टर्म्स, देखो पद के हिसाब से देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है एक पदीय, ठीक है, एक पदीय बहुपद, यानी कि उसको बोलते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। जैसे दिया गया है 6x स्क्वायर या 2x या 3x क्यूब, ऐसे करके देखो इसमें 1 टर्म है कि नहीं। जब एक टर्म होंगे तो उसको हम मोनोमियल्स बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। और दूसरा जो होगा, जैसे अगर मान लो द्विपदीय बहुपद, क्या होता है द्विपदीय, जो द्विपदीय बहुपद होगा वो जो है क्या होगा, जैसे उसमें 2 टर्म मान लो दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5 या 6x क्यूब प्लस 2, ऐसे करके दिया है, तो ये क्या है, ये हमारा द्विपदीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है, बाइनोमियल। अब जो है तीसरा जो होता है वो क्या होता है, वो त्रिपदीय, ठीक है। त्रिपदीय मतलब इसमें 3 पद। त्रिपदीय बहुपद क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद जो होते हैं वो होते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जैसे मान लो दिया गया है 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, ऐसे करके ये हमारा ट्राइनोमियल्स। ऐसे करके कई टर्म वाले वो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, जैसे n टर्म वाला पॉलिनोमियल्स, उसमें n टर्म होंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम पता कर पाएंगे, पर हमारे सिलेबस में वो 2-3 टर्म वाला पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और बातें जान लें। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा शून्य बहुपद। क्या होता है ये हमारा शून्य बहुपद, मतलब 0 पॉलिनोमियल्स। शून्य बहुपद क्या होता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य बहुपद क्या है, 0 पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, जैसे इनका जो कोई भी इक्वेशन होगा
गिवन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, उन सभी का कोफिशिएंट, जैसे एक्स क्यूब इसका कोफिशिएंट 0 या एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 0 या 3 या 0 ऐसे हो, तो इसके सारे कोफिशिएंट एवरी टर्म के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, वो 0 है, देन इट इज 0 पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब ये क्या है, ये है शून्य बहुपद। ठीक है। अच्छा, शून्य बहुपद की जो घात होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना, जो घात है इसकी पावर यानी कि डिग्री है वो कुछ नहीं होती। ठीक है, इसकी घात नहीं होती। बात समझ में आ रही है? इसकी घात नहीं होती, मतलब इसमें कोई घात नहीं होती, क्योंकि देखो कोशिश भी करोगे, चलो भी बताएंगे। जैसे मान लो दिया गया है एक होता है अचर बहुपद, अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जो है, देखो विदेशी भाषा वाले इंग्लिश बोल दे रहे हैं, उसको समझ लेना, ठीक है, नोट कर लेना। अचर बहुपद क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, उसके लिए जो है जैसे मान लो कांस्टेंट कोई 6 दे दिया गया, अब ये जो है ये पॉलिनोमियल से इसकी पावर कितनी होती है, इसकी घात जो है वो होती है 0, इसकी घात कितनी होती है, 0 होती है। बात समझ में आ रही है? इसकी घात जो है कितनी होती है, 0 होती है। ठीक, देखो अचर पद है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी घात जो है क्या होती है, 0 होती है। कैसे? जैसे इसमें हम x इंटू 0 इसकी पावर 0 कर सकते हैं, तो देखो इसकी पावर 0 होगी वेरिएबल की, अगर वेरिएबल की पावर जितनी होती है वही तो उसकी घात होती है। देखो इसमें पावर कितनी है, 0, तो ये क्या होगा, इसकी पावर जो है 0 हो जाएगी, डिग्री 0 हो जाएगी। और इसकी डिग्री क्यों नहीं होती है, ये बात जान लो भाई। जैसे कोफिशिएंट पहला ऑलरेडी 0 है, ठीक है, अब मान लो 0 दिया गया है, ठीक है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू ये 0 ही आएगी। ठीक, अब इसके बाद फिर x की पावर 0, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं है? तो ये फिर ओवरऑल 0 बन जाएगा, इसलिए इसकी पावर कुछ नहीं होती। नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसकी पावर, जैसे शून्य बहुपद है तो उसकी पावर बताते हैं कि क्या होती है, 0 होती है, जबकि ऐसा नहीं है, शून्य बहुपद की पावर होती ही नहीं है। और ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है इसकी पावर जो है वो 0 होती है। ठीक, देखिए अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लें, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बात बताने से ध्यान देना। देखो जैसे मान लो कोई भी फंक्शन दिया गया है, पॉलिनोमियल से कोई भी दिया गया है, मान लो XYZ कोई भी दिया गया, ax² + bx + c, ये दिया गया है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो देखो इसके हम क्या निकालेंगे, इसके निकालेंगे 0। 0 मतलब होता है उसके मूल, चाहे वो मूल कह दे, चाहे वो कह दे x का मान बताओ, ठीक है, और चाहे जो कह दे वो शून्यक बताओ। ठीक है, शून्यक को 0 बोलते हैं। ठीक, ये सब बातें पूछ ले तो उसका मतलब एक ही होता है। और ये जो फंक्शन दिया गया है, ये जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है, अपने जीरोस पर क्या होता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वो जो है, जैसे मान लो इसका एक जीरोस a है, क्या है, या मान लो d है, इसका एक जीरो क्या है, d, तो जो ये d, इसका एक जीरो d तब होगा जब fd क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे मान लो दिया गया है 3x + 5, तो इसमें जो है इसका एक 0 निकाले तो आएगा क्या, -5/3, ये आएगा इसका एक 0। ठीक है, लेकिन कब, जब जैसे मान लो ये फंक्शन है f(x) 3x + 5 है, तो अगर हम f -5/3 का मान निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, तो अगर वो 0 हो जाए तब समझ लो कि ये इसका क्या होगा, इसका जो है ये किसका मूल होगा, या x का मान होगा, या इसका शून्यक होगा। चलिए रख के देखते हैं। f(x) बराबर ये है, तो f -5/3 क्या होगा, 3x की जगह पर -5/3 आ जाएगा, +5
ये 3 से 3 गया, -5 + 5 ये क्या हो जाएगा 0। और देख लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी उसका शून्यक तभी हो सकता है जब उस शून्यक पर वो फंक्शन क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो है इसमें हम ये देखेंगे, जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल्स है, अगर वो दिया गया है, ठीक है, तो उसकी घात जितनी होगी, तो उसकी डिग्री या पावर जितनी होगी, जैसे मान लो 3 उसकी डिग्री है, ठीक है, तो उसके जो मूल होंगे या शून्यक होंगे, 0 जिसको बोला जाता है, वो जो है उतने ही होंगे जितनी उसकी पावर। ठीक है, जितनी उसकी पावर होगी उतने उसके 0 होंगे। ठीक, मैक्सिमम 0 उतने ही होंगे। तो जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया है ax² + bx + c, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके जो मैक्सिमम 0 जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए ठीक, तो देखो जो है ये दिया गया है, तो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी घात जो है 2 होगी। जैसे कोई भी फंक्शन दिया गया है और उसकी पावर के हिसाब से उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, या फिर किसी फंक्शन का ग्राफ बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, किसी फंक्शन का ग्राफ बना है, अगर ग्राफ मतलब वो चित्र, ठीक है, किस पर बनता है, हमारे XY प्लेन पर बनता है। तो अगर वो ग्राफ बना है, वो ग्राफ उस प्लेन में x एक्सिस को, किसको, x अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका जो है उसकी पावर उतनी होगी। हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि उसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है। ठीक है, जैसे किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताना है तो हम कैसे कह दिया जाए, एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ये देखो, तो ये x अक्ष को कितनी बार काटा है, x अक्ष को 1 2 3 टाइम काट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ट्राइनोमियल क्या है, ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, मतलब इस त्रिघात समीकरण है। जैसे मान लो अभी पहला हमारा जो था वो क्या था, वो था रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके लिए ये जान लो कि ये इसकी पावर कितनी होती है, इसकी घात हमें पता है, इसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका ग्राफ बनाया जाएगा, यानी कि वो x अक्ष को एक बार काटेगा। x अक्ष क्या है, ये एक लाइन है, ये क्या है, ये एक लाइन है। अच्छा बताओ, किसी लाइन को ऐसा कौन सा ग्राफ है जो एक बार काटेगा, किसी लाइन को एक लाइन ही एक बार काटेगी। ठीक है, जैसे देखो ये लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो ये लाइन एक बार काटेगी, और इस एक्सिस को एक एक्स एक्सिस देखना, वाई को नहीं देखना, एक्स एक्सिस को देखो एक बार काट रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर, इसको रैखिक समीकरण बोला जाता है। ठीक है, या एक घातीय समीकरण। तो रैखिक समीकरण इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये रेखा का समीकरण है। देखो ये क्या बन रही है, ये एक रेखा बन रही है ना, तो रेखा बनने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब बात आती है द्विघात समीकरण की। ये समझ लेना, इसका ग्राफ ऐसे ही होता है। रैखिक समीकरण ग्राफ हमेशा कोई ना कोई एक रेखा बनती है। ठीक है, जो द्विघात समीकरण होता है उसका ग्राफ क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है द्विघात समीकरण। देखो सेकंड जो होता है वो होता है द्विघात। द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे मान लो ये है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ax² + bx + c, ये कोई क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें हम ये 2 बार काटेगा, मान लो ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। लेकिन इस पर भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। बहुत सारी कंडीशंस ये हैं कि इसमें सारी वैल्यूज़ पर इसका ग्राफ किधर बनेगा, कैसे बनेगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात जान लो, अगर ये जो ऊपर है, अगर ये ऊपर है और डबल टाइम एक्स एक्सिस को काट रहा है, देखो तुमको हम इस पर कंडीशन बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। जैसे मान लो क्या है कि ये डबल टाइम ऊपर की तरफ है, इसको बोला जाता है पैराबोला। वो अगली क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 11th के सिलेबस में है ये सब। तो ये है परवलय। अगर इसका ऊपर की तरफ ये खुला है और एक्स एक्सिस को डबल टाइम कट कर रहा है, इसका मतलब कि इसका जो ए है आगे वाला वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये 0 होगा और इसके जो शून्य होंगे यानी कि 0 जो होंगे वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अच्छा, 0 अलग अलग होते हैं तो उनके लिए भी कंडीशन होती है, वो हम बताएंगे, ठीक है। आगे जब पॉलिनोमियल्स का हम इसका द्विघात समीकरण का क्या बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे, उसको कैसे फॉर्म में किया जाता है, उसके शून्य के बारे में बताएंगे तब, ठीक। या फिर जैसे मान लो अगर ऐसे बना है तो इसका मतलब क्या है, इसके भी डिफरेंट है, ठीक है, इसके 0 डिफरेंट है, लेकिन ए इसका क्या है, ए इसका 0 से छोटा है, मतलब कि ऋणात्मक है। नहीं तुम करके देख लेना, मान लो जैसे दिया गया 3x² + 5x + 6 ऐसे कुछ करके दिया गया तो ऐसे, ठीक है, x² + 5x + 6 ये दिया गया है। अब इसको रख लो क्योंकि इसका a जो है क्या है, ये ग्रेटर है 0 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। और मान लो इसमें x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए, तब क्या होगा, तब जो है वो नीचे हो जाएगा, उसका वो नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन अगर हो जाए क्या, देखो इसके भी जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, इसके भी अलग अलग होंगे। इसमें देखा जाए तो जैसे ऐसे बना है मान लो, ठीक है, तो देखो ये एक्स अक्ष को 1 टाइम स्पर्श कर रहा है कि नहीं, देखो या कट कर रहा है माना जाए तो यहाँ देखो 1 टाइम, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके एक ही मूल होंगे, इसका मतलब ये है कि उसके मूल तो 2 होंगे लेकिन वो समान होंगे, ठीक है। इसके 0 जो होंगे वो सेम होंगे और 2 ही होंगे, ठीक है। और इसमें भी ऊपर है तो ऊपर के लिए हमेशा ये ध्यान देना, ये कंडीशन होती है कि ये उसका बड़ा होगा। ऐसे अगले के लिए देख लो, मान लो ये ऐसे हो जाए तो क्या होगा, तो जो है इसके भी ए ग्रेटर है और जो है नीचे को है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सॉरी ए लेस देन 0 और जो है इसके शून्य क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, देखो ए अगर 0 से छोटा है और नीचे की ओर है तो नीचे की ओर है तो इसका मतलब क्या है, यही वाली कंडीशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके भी मूल जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, मूल इसके भी समान होंगे और इसके समान होंगे, इसके अलग अलग होंगे, इसके अलग अलग होंगे। अच्छा, कभी ग्राफ ऐसे बन जाए कि ऐसा बन जाए, देखो बात ये है कि अभी भी ऊपर की तरफ खुला है लेकिन अब एक्स अक्ष को एक भी बार काट नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि ये जो है, हालांकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, बात समझो, क्योंकि ग्राफ ऐसे बना है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, पर इसके जो क्या निकलेंगे, अच्छा ऊपर की ओर है तो तुरंत ये जान जाओ कि ए इसका 0 से बड़ा होगा। और दूसरा नंबर क्या कि अगर ये टच नहीं कर रहा है, एक भी बार कट कर नहीं कर रहा है, तो इसके कोई भी रूट नहीं होंगे या जीरोज नहीं होंगे, तो होंगे लेकिन वो कैसे होंगे, वो होंगे इमेजरी, क्योंकि रियल में एक्स अक्ष को थोड़ी काटे हैं। ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये एक्स अक्ष को काट रहा है, बात समझ में आ रही, तो इसलिए इसके इमेजरी जो है रूट होंगे। ऐसे ही अगर मान लो एक ग्राफ ऐसे बन जाए नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर बन जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ए अभी भी 0 से बड़ा है, सॉरी ए 0 से छोटा है और नीचे की ओर है, तब ये कंडीशन होगी। और इसके भी मूल देखो ये तो काट देगा, ये तो काट देगा, मान लो ऐसे हो जाए, ठीक है, तब देखो ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, अभी भी इसके रूट जो होंगे वो कैसे होंगे, वो इमेजरी होंगे। अच्छा, इसकी बात ग्राफ से समझ रहे हो अभी, बाकी इसको हम अच्छे समझा देंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे उसमें, तो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखो, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है द्विघात बहुपद, उसका जो इक्वेशन होता है
वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसकी कंडीशन सारी चीज़ जानते हो, इसके पहले हमने बता दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके रूट कितने होंगे, इसके रूट 2 होंगे। हम मान लेते हैं इसका एक रूट जो है x जो है वो क्या है, वो अल्फा है, और सेकंड जो है x इसका रूट क्या है, वो बीटा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि इन्हीं से मिलकर ये बनता है इक्वेशन, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये किससे बना है, ये इन्हीं दोनों से बना है। कैसे, देखो, अगर हम x माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर हो जाएगा और x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो है ये बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ऐसे रखिए, और के टाइम के क्या है, के जो है कोई भी एक, मान लो कि नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव मतलब कि अशून्य है, सॉरी नॉन निगेटिव नहीं, ये शून्य नहीं है, बस केवल जान लो, मतलब कि नॉन जीरो, अशून्य मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये रियल नंबर है, ये बात ध्यान देना, लेकिन जीरो नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कराएं तो इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें रिलेशन बताएंगे किसके बीच में, उसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताएंगे, ठीक है। इसको एक टॉपिक मान सकते हो, या तो मान सकते हो रिलेशन बिटवीन रूट्स या फिर जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब गुणांक और मूल के बीच में संबंध, मूल या शून्य के बीच में संबंध। देखो कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही, बार बार शून्य कह रहे हैं या मूल कह रहे हैं, बात एक है, ध्यान देना, में संबंध, ठीक है। यहाँ देखो तो ये बन जाएगा क्या हमारा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कंपेयर कराओ, अच्छा और इसको सॉल्व कर लो तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए ये सेम है, ठीक है। देखो तो a इज इक्वल टू क्या है, के, कंपेयर करा रहे हैं, ध्यान देना, और b इज इक्वल टू क्या है, के अल्फा प्लस बीटा माइनस में, ठीक है, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो माइनस साइन है, और c इज इक्वल टू क्या है, के अल्फा बीटा। यहाँ देखो a के बराबर है, इस इक्वेशन में रखा जाए अगर k का मान a, तो हो जाएगा क्या, यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात निकल रही है, वो ये निकल रही है कि b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो हमने यहाँ ए उठा के रखा, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपान ए। इसका मतलब ये है कि जो हमने रूट लिया था, माना था, उसका जो सम होता है वो होता है क्या, माइनस बी अपान ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो भी निगेटिव, ठीक है। अच्छा उसमें देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। देखो यहाँ से यहाँ ए रखेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, सी अपान ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी अपान ए होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान देना। मतलब क्या कि हमें किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए या फिर रिलेशन बताने के लिए क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपान ए। सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो है सी अपान ए। इतनी बात समझ में, नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। देखो
अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी हमने किया था वो आया था, वैसे आया था, देखो आया था ऐसे के करके एफ एक्स आया था, ठीक है। तो यहाँ देखो ये के कुछ भी हो सकता है सिवाय जीरो के, जीरो के लिए नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो अल्फ़ा बीटा के, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ, अभी हमने बताया सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपान ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है सी अपान ए, ठीक है। मतलब जो हमारा एक इक्वेशन होता है ना बी एक्स प्लस सी, इसी हिसाब से हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को। और अगर हमें इक्वेशन भी फॉर्म करना है, इक्वेशन भी बनाना है, तो इसी इक्वेशन का हम फॉलो करेंगे इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक होमवर्क दे रहे हैं तुम्हारे लिए कि जो है क्या करना, जो आइडेंटिटी होती है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारी आइडेंटिटियाँ जो होती हैं नाइन्थ में पढ़ा होगा तुमने, ये सब याद कर लेना और इस पर न्यूमेरिकल्स कल लगवाए जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।